एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। कहानीकार है माधवराव शुक्ल। यह एक बेहतरीन कहानी है, 1901 की कहानी है। जाहिर है कि 100 वर्षों से ज्यादा वक्त बीत गया है, तब भी हिंदी साहित्य के इतिहास में इस कहानी की महत्ता है। पहले हम लोग माधवराव शुक्ल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में हम लोग बात करें। माधवराव शुक्ल का जन्म 1831 में हुआ और मृत्यु हुई 1931 में, यानी ब्रिटिश काल में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु भी ब्रिटिश काल में ही हो गई। जन्म दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ। शिक्षा दीक्षा स्थानीय ही हुई, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1899 ईस्वी में इन्होंने बीए और फिर एलएलबी किया। बाद में वो नौकरी में आए, उनकी बहुत अच्छी नौकरी हो गई तहसीलदार के रूप में। शासकीय नौकरी थी और नौकरी की महत्ता बहुत थी, लेकिन स्वतंत्र मिजाज के थे, आजादी के बगदर थे, देशभक्त थे। उन्होंने नौकरी का ख्याल नहीं किया और एक पत्र निकाला, छत्तीसगढ़ मित्र साप्ताहिक पत्र था। छत्तीसगढ़ से उन्होंने निकाला था। 3 वर्ष तक ये पत्र चला। मूलतः वो मराठी भाषाभाषी थे। बाल गंगाधर तिलक की छाया में आए, उनकी प्रेरणा प्राप्त की और हिंदी में लिखने लगे। तिलक केसरी के संपादक थे, आप जानते हैं। मराठी भाषा में बहुत चर्चित और विख्यात पत्र रहा है केसरी। जब नागपुर में उसका हिंदी संस्करण प्रकाशित होने लगा तो उसके संपादक बनाए गए माधवराव शुक्ल। काफी कुछ उन्होंने लिखा अपने पत्र में। उन्होंने माखनलाल द्विवेदी को प्रेरित किया और कर्णवीर नामक पत्र उनके द्वारा निकलवाया। कर्णवीर में भी उन्होंने लेखन किया। शुक्ल जी का संबंध गणेश शंकर विद्यार्थी से भी हुआ और प्रताप और प्रभा नामक जो पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी का, उसमें भी इन्होंने लेखन किया। देवी प्रसाद वर्मा ने उनकी कहानियों का संग्रह किया है। 1882 में वो कहानियां सब छपी हैं और उसकी भूमिका में लिखा कि शुक्ल जी आरंभ से ही सामाजिक व्यवस्था के विरोधी तथा गरीबों के मसीहा थे। राष्ट्र प्रेम उनके हृदय में कूट-कूट कर भरा था। स्पष्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका अवतरण भी इसी उद्देश्य से हुआ था। निर्भीक आदमी थे, आजादी के लिए सतत संघर्षरत रहे, समाज की समस्याओं को उठाते रहे। 1924 में हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ देहरादून में, उसके सभापति भी रहे और रायपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय और कन्या विद्यालय की स्थापना की। तो इस तरह से देखें कि शुक्ल का जो व्यक्तित्व रहा है वो सामाजिक रहा है, समाज से जुड़ा हुआ, देश से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ। तो लेखन भी इसी तरह का था। उनकी 5-6 कहानियां हैं। सुभाषित रत्न 1, सुभाषित रत्न 2, एक पथिक का स्वप्न, सम्मान किसे कहते हैं, आजम और एक मिट्टी भर टोकरी। एक मिट्टी भर जो टोकरी है वो बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी नहीं है। अप्रैल माह में 1901 में ये छपी है छत्तीसगढ़ मित्र में। पूर्व भी मैंने कहा था। और इस कहानी में सिर्फ 2 ही पात्र हैं। एक जमींदार है और दूसरा पात्र एक गरीब अनाथ विधवा है। जमींदार का एक बड़ा सा महल है। जमींदार ये चाहता है कि उसके महल का अहाता
विधवा की झोपड़ी से लग जाए। उसकी चाहत है, उसकी ख्वाहिश है, जमींदार भी है। जमींदार कई तरह से विधवा को दबाव देता है, कोशिश करता है कि बातचीत से निबट जाए, नहीं निबटता है, विधवा मानती नहीं है, क्योंकि विधवा का एक आंतरिक संबंध है अपनी झोपड़ी से। उसका पति भी उसी में गुजर गया, इकलौता पुत्र था वह भी चला गया, पुतोह थी वह भी यहीं पर गुजरी। उसके पास सिर्फ 5 वर्ष की पोती है, वही बची हुई है। अब मुश्किल क्षण है उसके लिए, घर छोड़े तो जाए कहाँ, झोपड़ी छोड़े तो जाए कहाँ। और जमींदार की लालसा है कि झोपड़ी हटा करके उसके अपना जो आता है महल का उसको बड़ा करना है। जब जमींदार का की सारी कोशिशें विफल हो गई तो फिर उसने अदालत का सहारा लिया। वकीलों की थैली उन्होंने गर्म की और झोपड़ी पर कब्जा कर दिया। विधवा बेचारी क्या करती, वो तो विधवा ही थी, दुखियारी। उसने झोपड़ी छोड़ दी और पड़ोस में रहने लगी। एक दिन की बात है कि विधवा एक टोकरी लेकर झोपड़ी के पास पहुंची। बाहर जमींदार टहल रहा था। विधवा को देखते ही जमींदार ने नौकरों को आदेश दिया कि इसको हटाओ यहां से। विधवा ने जमींदार से अनुनय भी नहीं किया कि देखिए ये झोपड़ी तो आपकी हो गई है, मुझे इस झोपड़ी पर पुनः कब्जा नहीं करना है। दरअसल हुआ ये है कि जब से ये झोपड़ी छूट गई है उसकी पोती खाना नहीं खा रही है। वह कहती है कि खाना खाऊंगी तो उसी झोपड़ी में, झोपड़ी तो अपनी होगी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि इस झोपड़ी से टोकरी भर मिट्टी यहां से मैं ले जाऊं और इससे एक चूल्हा बनाऊं। संभव है कि इस चूल्हे पर जो रोटी बनेगी वह पोती खाएगी। इसी विश्वास और भरोसे के साथ मैं आई हूं। मुझे सिर्फ टोकरी भर मिट्टी चाहिए, आप इसको ले जाने दें। जमींदार ने मिट्टी लेने की इजाजत दे दी। विधवा अंदर गई झोपड़ी में, टोकरी भर मिट्टी उसने उठाया और जमींदार से कहा कि इस टोकरी को उठाकर मेरे माथे पर रख दीजिए। जमींदार ने पूरी कोशिश की, शक्ति लगाई उसने, लेकिन टोकरी उठी नहीं। इस पर विधवा ने कहा कि आपसे टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठाया जा रहा, फिर झोपड़ी में मौजूद हजारों टोकरियों का बोझ कैसे उठाइएगा। जमींदार को एहसास हुआ कि उसने गलत किया है और कर्तव्य का बोध हुआ। वो अपने किए पर पछताया और विधवा को झोपड़ी उसने वापस कर दी। कहानी इतनी सी ही है। अब 1901 की कहानी है। इस कहानी की कुछ खासियत है, उसको समझना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इस कहानी में जमींदार की पहचान है और ये जमींदार का जो वर्ग है वह अंग्रेजों के द्वारा उपजाया हुआ वर्ग है, भारतीय समाज में था नहीं। ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद ही जमींदार की पैदाइश होती है और जमींदार ही अपनी जनता पर टैक्स लगाता है, टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देता है। तो यह पहचान इस कहानी में है कि जमींदार है एक वर्ग जो गरीबों का शोषण करता है। अब आप देखिएगा कि पहले तो उसके मन में आया कि विधवा की झोपड़ी को हड़प लीजिए, हड़प भी लिया, यह उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव यही है। लेकिन आदमी के अंदर बदलने की भी क्षमता होती है। प्रेमचंद की कई कहानियों में ये बदलाव आप देखिएगा, बाद में भी जो बहुत क्रूर होता है वो बदल जाता है। नमक का दारोगा में आप आलोपी दीन को देखिएगा कि वह बदला है, जबकि आलोपी दीन एक तरह से पैसा वसूलने वाला है, पैसा जमा करने वाला है, लेकिन उसमें ये बदलाव दिखता है। दूसरी बात इसमें यह दिखती है कि वो विधवा तो है लेकिन अत्याचार का वो विरोध करती है।
पहले भी उसने विरोध किया, जब जमींदार ने उसको कहा और दबाव बनाने की कोशिश की, उसने विरोध किया। शासन के सामने पंगु था क्योंकि न्यायालय बिका हुआ था। यह भी एक पहचान है। उस समय की भी जो न्यायालय हुआ करता था उसमें जिसके पास पैसा होता था फैसला उसके पक्ष में होता था। ये कहानी संकेत करती है और आज की तारीख में भी आप देखेंगे यह बात कायम है और बहुत हद तक न्यायालय बिकाऊ बना हुआ है, जैसा कि पूर्व में था। विधवा ने अत्याचार का विरोध किया और दूसरी बार जब वो आई और जिस तरह से जमींदार बदल गया, इस पर कहा जा सकता है कि जमींदार में अचानक ये बदलाव क्यों आया। और इतना ही बहुत बेहतरीन आदमी था तो उसको पूर्व में यह बात समझनी चाहिए थी। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आदमी को अचानक बदल देती है। उसमें से घटना यह भी है। यह संभव था या संभव नहीं था, लेकिन एक छोटी सी कहानी में माधवराव सप्रे ने कई चीजों को उन्होंने स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की है जो उस दौर की कहानियों में नहीं है। जमींदार की पहचान भी होती है, उसके स्वभाव की, उसकी प्रकृति की पहचान होती है। विधवा के द्वारा अत्याचार का विरोध भी होता है। न्यायालय की जो दशा है उसका चित्रण होता है और भाषा बहुत साफ सुथरी है। कथानक भी मौजूद है, घटनाएं हैं, पात्र हैं और इस कहानी को एक पहली कहानी होने का गौरव भी प्राप्त है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है। वैसे डिबेटेबल है, ये डिबेट है, बहस में चल रही है। तो इस तरह से इस कहानी की महत्ता है और इसको जानना समझना चाहिए। हम सब कहानी पर काम कर रहे हैं, वीडियो शुरू हो गया है। आप सब भी इससे जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हम लोगों का साहस भी बढ़ेगा और आप तक आसानी से वीडियो ही पहुंचेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।